नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। खबरों की शुरुआत करते हैं। बाघ और गुलदार के अवैध शिकार के मामले में सीबीआई जांच का सामना कर रहे उत्तराखंड वन विभाग के लिए रविवार का दिन एक और बुरी खबर लेकर आया। रविवार को देहरादून वन प्रभाग की थानो रेंज में वन्य जीव तस्करों ने एक तस्कर हाथी को जहर देकर मार डाला। तस्कर 40 से 50 साल के इस हाथी के दोनों दांत काटकर भी ले गए। 2 से 3 बजे के बीच घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया। फॉरेस्ट चीफ जयराज समेत वन विभाग के तमाम आला अफसर आनन फानन में मौके पर पहुंचे। देर रात तक मौका का मुआयना किया गया। दौरा जारी रहा। देर रात ही हरिद्वार से स्नीफर डॉग बुलाकर जंगल में कॉम्बिंग भी शुरू कर दी गई। फॉरेस्ट चीफ जयराज ने पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। हाथी बहुल क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में देर रात 3 वन गुर्जरों को भी संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया। घटनास्थल जौली ग्रांट एयरपोर्ट के ठीक पीछे वन विभाग की जौली चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर है। तो देर रात से वन विभाग की कॉम्बिंग जारी है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली। एक और हाथी को निशाना बनाया गया है। हाथी को न सिर्फ जहर देकर मारा गया, बल्कि उसके दांत तक काटकर जो तस्कर हैं वो लेकर चले गए हैं मौके से। अब सवाल ये कि जब तमाम इंतजामों की बात कही जाती है, बार बार इस तरह से इन जीवों को निशाना बनाया जा रहा है, खास करके हाथी पर तस्करों की पूरी नजर है, उसके बावजूद और पूरा मामला जो सीबीआई के कंट्रोल में है, उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने आ रही है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। आखिर किसकी मिलीभगत की वजह से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है? फिलहाल रेड जिस तरह से यहां पर हाथी का दांत लेकर तस्कर फरार हुए हैं, उसके बाद अलर्ट मोड पर अब प्रशासन है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचकर मौके पर जायजा लिया हमारे संवाददाता सुनील नवप्रभात ने। देहरादून वन प्रभाग की थानो रेंज में एक तस्कर की मौत का मामला सामने आया है। प्रथम दृष्टया जो बात निकल कर आ रही है कि इसकी पोचिंग की गई है। इसकी पोचिंग की सूचना मिलते ही वन विभाग के तमाम आला अफसर मौके पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी वयस्क हाथी है, जो बताया जा रहा है कि करीब 40 से 50 वर्ष इसकी उम्र है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि इस तस्कर के दोनों दांत काटे गए हैं। बहुत करीने से, बहुत तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से ये दांत आरी से काटे गए हैं। जो शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि इसको जहर देकर, ये आशंका जताई जा रही है कि जहर देकर एक सुनियोजित तरीके से हाथी को मारा गया और जब ये जंगल में गिर गया तो फिर उसके दांतों को तरीके से आरी से काटा गया। यहाँ पर इस बात की भनक लगने के बाद वन विभाग में हड़कंप है। वन विभाग के तमाम आला अफसर, फॉरेस्ट चीफ जयराज यहाँ पर पहुँचे हैं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मोनिस मलिक यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा अपर मुख्य वन संरक्षक धनंजय मोहन भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या लगता है, प्रथम दृष्टया आप मौके पे हैं, निरीक्षण किया, क्या लगता है? ऐसा है कि वास्तव में स्थिति गंभीर है। पोचिंग का केस लग रहा है ये, और जैसा कि देखा जा रहा है इसके दांत काट दिए गए हैं, और हम लोगों ने जो उसका निरीक्षण किया उससे लग रहा है कि ये पॉइजनिंग भी हो सकती है इसकी, क्योंकि इसके कुछ जो इसके पीछे से कुछ झाग निकल रहा है और मुंह में भी हल्के से खून के निशान हैं। बाकी कल जब मॉर्निंग में हम लोग इसका पोस्टमार्टम कराएंगे वेटनरी ऑफिसर से, तो कॉज ऑफ डेथ हमें पता लगेगी। और सीधे तौर पे अभी तो मैं इसको पोचिंग ही समझ रहा हूँ, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रेड अलर्ट हो गया है। इसके जो पोचर्स हैं उनकी तलाश में हमारी टीम्स जो हैं निकल चुकी हैं। 3 लोग अभी तक जो है शक के बिना पे गिरफ्तार किए गए हैं, और हमने स्निफर डॉग की सर्विसेज हमने अपनी ली हैं। हमारे पास स्निफर डॉग्स हैं, उनको भी हम मौके पे लाए हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी, और कल हम इसकी पूरी कॉम्बिंग कराएंगे, क्योंकि आशंका ये भी है कि टस्क इसके इसी जंगल में अभी दबाए गए हों, और जो शातिर बदमाश हैं वो इसकी तलाश में हों कि मौका देख के निकालेंगे, क्योंकि ये जो टस्क हैं ये बड़े हैं और काफ़ी भारी होते हैं। तो कल हम लोग अपना और भी ऑपरेशन इंटेंसिव करेंगे, और मैं समझता हूँ जल्दी हम पकड़ लेंगे इन लोगों को। तो आपने सुना फॉरेस्ट चीफ की बात को। फॉरेस्ट चीफ अभी मौके पर मौजूद हैं। पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट कर दिया गया है। अभी स्निपर डॉग की मदद से भी तस्करों की तलाश की जा रही है, और बहुत जल्दी उम्मीद है कि पोचिंग करने वाले पोचर्स जल्द वन विभाग की गिरफ्त में होंगे। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नवप्रभात, थानो रेंज, देहरादून।
वहीं सुरक्षा के लिए बनाए गए वन विभाग की चौकी भी रविवार होने के कारण सुनसान नजर आई और शायद तस्कर भी ये बखूबी जानते रहे होंगे। न्यूज 18 ने चौकी का जायजा लिया है, देखिए। हम अभी मौजूद हैं देहरादून वन प्रभाग की थानों रेंज की जौली चौकी पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वन विभाग की चौकी है। इसमें सामान्य तौर पर 3 कार्मिक यहाँ पर तैनात रहते हैं अमूमन। और रविवार की सुबह जब टस्कर हाथी मृत पाया गया तो इस चौकी पर तब कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, क्योंकि जो महिलाएं जंगल घास काटने गई थी, जिन्होंने सबसे पहले टस्कर को मरा हुआ वहां पर देखा, उन्होंने सूचना देने की कोशिश की, लेकिन चौकी पर किसी की तैनाती न होने के चलते वो समय पर सूचना नहीं दे पाए। ये सूचना वन विभाग को करीब 3 से 4 बजे के बीच मिली, जब कर्मचारी वापस वन चौकी पर आए। और इस बीच जो महिलाओं ने सुबह जब इस टस्कर को देखा था तो बताया गया था कि टस्कर के दोनों दांत सुरक्षित थे, लेकिन शाम को 3 बजे के आसपास जब वन विभाग मौके पर गया तो दोनों दांत गायब कर दिए गए थे। बहुत सलीके के साथ ये दांत काटे गए हैं, आरी से काटे गए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये सुनियोजित तरीके से इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया गया। तस्कर बहुत दिनों से इस हाथी की प्रॉपर रेकी कर रहे थे, क्योंकि जहां पर हाथी मरा है इस चौकी से यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर है और बिल्कुल वन विभाग की जो सर्चिंग जो रास्ता होता है, जो वन विभाग का आने जाने का रास्ता है, उस रास्ते से लगा हुआ करीब 5 मीटर के अंदर ये हाथी मरा है। तो इतनी बेफिक्री के साथ जब टस्कर को मारा गया होगा, उसके बाद उसके 2 दांतों को आरी से काटा गया होगा, तो ये जाहिर सी बात है कि जो तस्कर हैं वो इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट थे कि अभी वन विभाग की चौकी पर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। इसीलिए पूर्ण संतुष्टि के साथ, बेफिक्री के साथ उन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया। बहरहाल सोमवार को हाथी का पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद वस्तुस्थिति सामने आ पाएगी कि हाथी को कौन सा जहर दिया गया था जो उसकी मौत हो गई। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और अब बात उत्तराखंड से। आज की अहम खबर की। उत्तराखंड में आज चलेगा बैठकों का दौर। विधानसभा सत्र से पहले कई बैठकें होनी है। 11:30 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। बैठक में तय होगा सत्र की कार्यवाही का एजेंडा। सचिवालय में 4 बजे से कैबिनेट बैठक होने वाली है। सत्र से पहले कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। वहीं शाम 7 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक है। विधानसभा सत्र की रणनीति पर बैठक में चर्चा की जाएगी। तो आज काफी अहम है उत्तराखंड में, क्योंकि आज यहां पर बैठकों का दौर ताबड़तोड़ चलने वाला है। विधानसभा सत्र से पहले कई बैठकें होने वाली है। हमारे साथ लाइव हमसे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सोनू सिंह। सोनू, विधानसभा सत्र से पहले कई बैठकें होने वाली हैं, कई अहम चीजों पर फोकस होगा। सबसे अहम क्या रहने वाला है? देखिए मोनिका, आज कई बैठकें होनी है और जो कार्य मंत्रणा की बैठक है वो होगी विधानसभा में। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक होगी और जो बीजेपी के विधायक हैं उनकी बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। और इसके अलावा जो कांग्रेस के विधायक हैं वो नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भी उनकी भी एक बैठक की जाएगी। तो जहां विपक्ष जो है वो सत्र में सरकार की घेराबंदी करने की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है, तो वहीं जो तमाम सत्ताधारी पार्टी के जो विधायक हैं वो होमवर्क करने में जुटे हुए हैं। खास तौर पर जो मंत्री हैं वो होमवर्क कर रहे हैं कि किस तरह से विपक्षी जो विधायक हैं उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो आज का दिन काफ़ी अहम है। विधानसभा सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैठकों का दौर आज देखने को मिलेगा और तमाम अहम बैठकें की जाएंगी। कार्य मंत्रणा की बैठक में जो है विधानसभा का क्या कार्य होगा, किस तरह से एजेंडा तैयार किया जाएगा, इसमें नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे, विधानसभा के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे और जो विधानसभा के सदस्य वो तमाम मौजूद रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है आज की जो बैठक है काफ़ी अहम है। दूसरा जो कैबिनेट की बैठक होनी है उसमें जनता से सरोकार रखने वाले तमाम मुद्दों पर जहाँ चर्चा की जाएगी और उसके बाद कैबिनेट की हरी झंडी दी जाएगी। इसके अलावा जो आगामी माह में जो इन्वेस्टर
सबमिट होने जा रहा है, उसको लेकर के कई विभागों की जो पॉलिसीज़ है उन पॉलिसीज़ को लेकर के आज निर्णय लिया जा सकता है खास तौर पर। तो आज की जो कैबिनेट की बैठक है सत्र से पहले जो होने वाली है वो भी काफ़ी अहम है, क्योंकि विधानसभा सत्र कॉल किया जा चुका है और ऐसे में ब्रीफिंग तो नहीं की जाएगी, लेकिन कर्मचारियों से जुड़े हुए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको बैठक में रखा जाएगा और इसके अलावा कई ऐसे अधिकारियों के अलावा जनता से जुड़े हुए कई ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी दे दी जाएगी। जी मोनिका, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सोनू हमारे सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे, बता रहे थे कि विधानसभा सत्र से पहले किस तरह से आज कई बैठकें होने वाली हैं, आने वाले वक्त में क्या कुछ खास किया जाना है उसे लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और कई अहम प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिसे पारित किया जा सकता है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज सुबह 11 बजे उत्तरकाशी के चिनियाली सौड़ स्थित देवी सौड़ पहुंचेंगे, जहां वे गमरी दिचली पट्टी को जोड़ने 24 टन भार क्षमता का देश का सिंगल स्पान पुल का लोकार्पण करेंगे। जनता को इस पुल का लंबे समय से इंतजार था। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये बहुप्रतीक्षित इनॉग्रेशन है और काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र की मांग थी, तो फॉर्चुनेटली अब कल हम इसे इनॉग्रेट करने वाले हैं और इससे संबंधित जितनी भी तैयारियां हैं उनका जायज़ा लेते हुए मैंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है और लगातार मैं इसकी मॉनिटरिंग करूंगा ताकि किसी किस्म का कोई शिथिलता ना हो और बेहतरीन तरीके से हम इस पूरे प्रोग्राम को अंजाम दे सकें। देश का सिंगल स्पान वाला सबसे बड़ा आर्च ब्रिज 52 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद है देवी सौड़ पुल के ऊपर। यदि पुल के डिजाइन की यदि हम बात करें तो 162 मीटर इस पुल की लंबाई है और इसका कैरिज वे यानी कि जिसके ऊपर गाड़ियों का आवागमन होगा वो 4.25 इसका कैरिज वे है। इसके अलावा स्टील की यदि हम बात करें तो पुल पर 1300 टन स्टील का यूज किया गया है, उपयोग हुआ है और इस पुल के बन जाने से 12 किलोमीटर की दूरी कम हुई है, जिससे गमरी और दिचली के अलावा टिहरी जनपद के लोगों के लिए राहत भरी खबर है और इसका सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उद्घाटन करने वाले हैं। हरीश थपलियाल, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी। उधम सिंह नगर में करोड़ों के NH-74 भूमि मुआवजा घोटाले के बाद अब NH-74 पर बिजली के तार और पोल शिफ्टिंग में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले का एक मामला प्रकाश में आया है। इस पूरे मामले को लेकर यूपीसीएल के एमडी ने कुमाऊं के मुख्य अभियंता को घोटाले के इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि NHAI ने NH-74 सड़क चौड़ीकरण के कार्य के मद्देनजर NH से बिजली के तार और पोल शिफ्टिंग के लिए 60 करोड़ रुपए जारी किए थे और 60 करोड़ रुपए की लागत से NH-74 सड़क चौड़ीकरण के कार्य के तहत पुराने पोलों के स्थान पर नए पोल लगाने के साथ ही नई तार डालने की योजना थी। पर आरोप यह है कि यूपीसीएल के अभियंताओं ने लाइन शिफ्टिंग का कार्य करने वाले ठेकेदार के साथ सांठगांठ कर लाइन शिफ्टिंग में पुराने पोल और तार का ही इस्तेमाल कर दिया। इस घोटाले के सामने आने के बाद अब विद्युत विभाग में खलबली मच गई है। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रथम मासिक स्मृति पर बीजेपी महानगर कार्यालय में काव्यांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। काव्यांजलि के इस कार्यक्रम का न सिर्फ कवि अटल जी की कविताओं का पाठ उन्होंने किया कवियों ने, बल्कि मुख्यमंत्री समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने भी पूर्व पीएम की रचनाओं पर उसे गुनगुनाते नजर आए। इस दौरान अटल जी के व्यक्तित्व से देश के भविष्य के विकास के स्वरूप पर भी कवियों ने फोकस किया। अटल जी के जीवन का एक पक्ष यह भी है, वो एक बहुत श्रेष्ठ कवि भी थे। राजनेता, साहित्यकार, पत्रकार, एक कुशल कूटनीतिज्ञ, एक अच्छे संगठनकर्ता, ऐसे ही एक उनका जो बहुत बड़ा योगदान है वो कविता के क्षेत्र में रहा है।
बेनामी संपत्तियों के मामले में प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार जल्द ही एक्शन लेने जा रही है। यानी एक बार फिर बेनामी संपत्तियों का जिन बोतल से बाहर निकल गया है। मामले की गंभीरता के मद्देनजर बेनामी संपत्तियों के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जिन्होंने दूसरों के नाम पर संपत्ति खरीदी है, उन पर अब सरकार ने ध्यान देना शुरू कर दिया है और इससे संबंधित जो भी मामले सामने आएंगे, उन सभी पर विधि अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये बेनामी संपत्तियां, ये बार बार ये बात उठती रहती है और इसलिए हमने बेनामी संपत्तियों को और उनके जो जिन्होंने दूसरे के नाम से संपत्ति ली है उस पर हमने ध्यान दिया है और जो ही मामले सामने आएंगे उन पर विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बात अगली खबर की। जून 2013 में केदारनाथ में हिमालयन सुनामी के आने के 5 साल के बाद बाबा शिव के केदारनाथ धाम की सूरत बदली हुई है। जिस केदार घाटी को देखकर लगता था कि यहां हालत सुधरने में सालों लग जाएंगे, वहां जिंदगी पटरी पर लौट आई है। अभी भी उत्तराखंड में मानसून की दस्तक है, बावजूद इसके धाम में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी हुई है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण तेजी के साथ चल रहा है। धाम के बदले स्वरूप का जायजा लिया न्यूज 18 की टीम ने। 2013 में हिमालयन सुनामी ने केदारनाथ वैली में जो कहर ढाया था, 5 साल बाद आज उस पर काफी हद तक यहाँ रिकंस्ट्रक्शन हो गया है और अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डेली बेसिस पे इस सारे रिकंस्ट्रक्शन कामों का निरीक्षण करता है और यही वजह है कि पहले हरीश रावत सरकार और अब त्रिवेंद्र रावत सरकार का पूरी तरीके से वैली में रिकंस्ट्रक्शन कामों में जोर है। ग्यारह 11,660 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में बसा है केदारनाथ धाम। जून 2013 में आई आपदा ने पूरी केदारनाथ घाटी की शक्ल बदल कर रख दी थी। चारों ओर तबाही का मंजर, टूटी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े बोल्डर्स। आपदा के कई महीनों बाद भी हालात सामान्य नहीं हो पाए थे। सोनप्रयाग से केदारनाथ को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता टूट गया था, लेकिन 5 साल के अथक परिश्रम के बाद केदारनाथ में पुनर्निर्माण हुआ। नया रास्ता बनाया गया और फिर से धाम में चहल पहल आई। मौजूदा सरकार ने केदारनाथ रिकंस्ट्रक्शन को अपनी प्राथमिकता में रखा है, तो वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय भी कामों पर लगातार नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि पिछले साल ही प्रधानमंत्री मोदी ने गरुड़ चट्टी के रास्ते की नींव भी रखी थी। इसमें देखिए, अगर हम केदारनाथ रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम लोग का जो मेन काम था, जैसे कि मंदाकिनी के अलॉन्ग सुरक्षा दीवार है, ये हमारा लगभग 90% हो गया है और मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर मिड में हम इसको कंप्लीट शेप में ले आएंगे। सरस्वती के अलॉन्ग जो घाट है और प्रोटेक्शन वॉल है, उसमें भी हम लोग अक्टूबर लास्ट तक का टारगेट लेके चल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अक्टूबर लास्ट तक हम इस काम को भी कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हमारा अराइवल प्लाजा है, जो कि 16 मीटर रेडियस का एक विशाल प्लेटफॉर्म है, जिस पर आते ही यात्री मंदिर के भव्य दर्शन करेगा। तो वो 1 हफ्ते के अंदर हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। हम लोग जो रास्ता है इस प्लेटफॉर्म से लेकर के और मंदिर चबूतरे तक का, वो रास्ता जो 50 फीट चौड़ा रास्ता है, स्टेप वाइज जो हमारे प्लेटफॉर्म है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। टेम्पल चबूतरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। लगभग हम लोग 36,000 लोकल पत्थर लगा चुके हैं और जो हमारा अराइवल प्लाजा है, जो सर्कुलर प्लाजा है, इसमें हम लोग लगभग अब तक 25,000 कॉबलर पत्थर लगा चुके हैं। इसके बाद हमारा मेन काम बचता है शंकराचार्य जी की समाधि स्थल। उसका डिज़ाइन अप्रूव हो गया है, वो हमारा केदारनाथ डेवलपमेंट अथॉरिटी में नक्शा पास करने के लिए आ चुका है और विद इन कपल ऑफ डेज हम इसको पास कर देंगे। उसके बाद इसमें भी काम शुरू हो जाएगा। पहाड़ का ये टूटा हुआ हिस्सा दरअसल 2013 की उस भयावह त्रासदी की याद दिलाता है, जिसमें 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मंदाकिनी नदी के तट पर ये सारा मलबा आया और ऐसा ही पूरे नीचे तक घाटी में बिखरा पड़ा है। अब यहाँ पे भविष्य में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति अगर कभी होती है तो कम से कम इस नदी में बाढ़ नहीं आए और इस तरीके के भूस्खलन सादा यहीं पे रुक जाए, इसके लिए पूरी ऐसी रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है नदी के किनारे किनारे ऊपर तक। और इधर नदी के बिल्कुल दाहिनी तरफ पे इस तरीके से घाट बनाए गए हैं, जहाँ पर श्रद्धालु रुक सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, आध्यात्म में लीन हो सकते हैं।
अपने परिवार के साथ फोटो वगैरह भी खिंचा सकते हैं। इस तरीके की पूरी तैयारियां यहाँ पे की गई हैं और ऐसे मल्टीपल घाट्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर मंदाकिनी नदी और बगल में सरस्वती नदी के तटों पर। दो 2013 में आई आपदा के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी जरूर आई, लेकिन हालात सामान्य होने के साथ ही यहां आवाजाही इस साल बढ़ी है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस साल नवंबर में कपाट बंद होने तक आंकड़ा 8 लाख को पार कर जाएगा। अभी तो ये केदार में पूरा बहुत चेंज हो गया है। पहले में वही प्रलय के पहले वही रास्ते में आएगा, ये तो बहुत चेंज हो गया, बहुत अच्छा किया पहले रास्ते में। एवरीथिंग इज नाउ चेंजिंग एंड इट इज वेरी गुड नाउ। गवर्नमेंट इज डूइंग गुड जॉब हियर। मेरे पीछे जो आप ये बड़ा सा पत्थर देख रहे हैं, इसको कहा जाता है भीमशिला। 2013 में जब आपदा आई थी और इस पीछे की पहाड़ियों की तरफ से लगातार मलबा नीचे की तरफ आया था, तो इसी शिला ने, इसी विशाल पत्थर ने सारे मलबे को रोक दिया और केदारनाथ के इस भव्य टेम्पल स्ट्रक्चर की तरफ जो मलबा बढ़ सकता था, जिससे इस स्ट्रक्चर को खतरा पैदा हो सकता था, उससे शिला ने उस सारे मलबे को रोककर इस सारे स्ट्रक्चर को बचाया। केदारनाथ समेत उत्तराखंड के अन्य 3 धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़े जाने की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि इस रोड के बन जाने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा होगा। केदारनाथ घाटी में बचे हुए निर्माण कार्यों को सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगले साल होने वाले आम चुनाव में केदारनाथ निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा होगा और बीजेपी के लिए एक लॉन्चिंग पैड की तरह भी होगा। केदारनाथ से कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18। बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18uk.com। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज 18 UK और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज 18 UP उत्तराखंड। नमस्कार।